सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आप ओशो के संपर्क में कब और कैसे आए? क्या उम्र थी तब आपकी? वो सौभाग्य का दिन था 4 सितंबर 1971 और तब मैं 21 वर्ष का था और अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। बीए तीसरे वर्ष में था मैं और उसे छोड़कर ही चला गया मैं, क्योंकि मुझे लगा कि जब ऐसे बुद्ध पुरुष पृथ्वी पर उपलब्ध हैं तब ये पढ़ाई में समय लगाना कोई अर्थ रखता नहीं है। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, किताबें लिखता था, एजुकेशनल बुक्स लिखता था। फिर वो सारे चार्म चले गए। अच्छी कमाई भी हो रही थी, पर मैंने वो सब निपटा दिया और बिना किसी को बताए चुपचाप बॉम्बे चला गया, जहाँ वो वुडलैंड अपार्टमेंट्स में रहते थे। तब कोई आश्रम भी नहीं था और उसी दिन मुलाकात हो गई, उसी दिन संन्यास हो गया, उसी दिन यात्रा शुरू हो गई। घर में कितना विरोध हुआ इस बात का, जवान लड़का चला जाए तो आपके घर वाले खुश तो नहीं हुए होंगे? हाँ, मैंने उनको सूचित कर दिया था वहाँ पहुँचने के बाद कि मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया है, जब ठीक हो जाएगा तो मैं कुछ समय के बाद वापस आ जाऊँगा। उनको तो समझ में आनी नहीं थी बात, वो तो क्लियर ही था, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी कोई खोज नहीं थी, ऐसा कुछ। उनको तो घर गृहस्थी का ही जीवन, पूरा जीवन दिखाई पड़ता था कि यही संसार है और कहीं नहीं जाना है। लेकिन मेरे भीतर तो आग प्रज्वलित हो चुकी थी और अगर मैं किसी को पहले बता देता तो निश्चित ही मेरा जाना नहीं हो पाता। क्या अनुभव था आपका पहली मुलाकात? पहली मुलाकात में थोड़ी रुकावट ये थी कि जब मैंने सचिव से मैं मिला, माँ योगलक्ष्मी से, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन आप रुकें, पहले ओशो के प्रवचन सुन लें फिर उनको मिलें। मैंने कहा जो मैंने पढ़ना था, सुनना था, वो मैंने किताबों से जान लिया है, अब मुझे सिर्फ मुलाकात दे दो। और वो थोड़ी अड़ गई, पर मैं भी अड़ गया, मैं भी बैठा रह गया वहाँ पर। जब तक कि अपने कमरे से बाहर निकलेंगे मैं खुद ही पकड़ लूँगा उनको। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि कमरे से तो बाहर निकलने वाले हैं नहीं और मिलने का समय पूरा हो गया। तो मैंने ही एक नोट भेजा उनके नाम, भगवान श्री, मैं पानीपत से यहाँ तक आया हूँ और रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। अब आप थोड़ी ही दूरी पर बैठे हैं, इस बीच कैसी दीवारें हैं मैं समझ नहीं पाता हूँ और मैं क्या कहना चाहता हूँ नहीं कह पाऊँगा। मैं आ गया हूँ, यही मेरी अभिव्यक्ति है। और वो सचिव, उसने तुरंत वो लेके चली गई ओशो के पास और एक क्षण में वापस लौटी, कहते चलो बुलाते हैं। इंस्टेंटली इट हैपेंड। और वो कहती वो रहा कमरा, चले जाओ, खुद ही मिल लो। साथ भी नहीं गई दिखाने के लिए कि कहाँ बैठे हैं। मैं थोड़ी कुछ कदमों पर जाकर मैंने उनका द्वार खोला, अंदर बैठे हैं और इतनी भव्य प्रतिमा। उस समय शायद शाम के 4 बजे होंगे और पीछे कांच लगा हुआ था जहाँ बैठे थे, तो थोड़ा सूरज की हल्की हल्की वो एक आलोक था और पूरे कमरे में जैसे चारों ओर वही व्याप्त हैं। कमरा खाली और कुछ किताबें साइड में रखी हुई थी। अब मैंने द्वार पर ही अनुभव किया कि मेरे भीतर से कुछ जाके उनके चरणों में समर्पित हो गया है। अब तो मुझे 2 कदम चल के वहाँ बैठना है। और उन्होंने कहा चले आओ, चले आओ, बहुत मधुर आवाज़ में कहा चले आओ, चले आओ। और मैं सिर झुकाए उनके चरणों में जाके बैठ गया और वो बड़े प्यार से पूछते हैं कैसे आना हुआ। और मेरी जीभ तालू से लग गई और कुछ बोल नहीं पा रहा, कैसे आना हुआ। फिर 2-3 बार उन्होंने दोहराया कैसे आना हुआ। तो मैंने अपने को भीतर ही भीतर समझाया कि तुम तो इतने प्रश्न पूछने वाले थे, अब पूछो, कुछ कहो। तो भीतर से ऐसे निकल गया कि मैं आपके पास रहने आया हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास यहाँ, और खूब जोर से ठहाका लगाया, संन्यास लेना है। तो मैंने कहा जो भी शर्त हो आपके पास रहने की मुझे मंजूर है। मुझे संन्यास का कुछ पता भी नहीं था उस समय, अभी तो शुरुआत ही हुई होगी संन्यास की। और इतने में उन्होंने उनके पास रखा था इंटरकॉम, वहाँ बटन दबाया और कहा मधु माला लाओ। माँ आनंद मधु उस समय
भारत के सन्यासियों की मुखिया होती थी। वो बाद में पता चला मुझे। तो मधुमाला लाई हैं, और फिर थोड़ी देर में ओशो साइड में देखते हैं। फिर मैंने नज़र उठा के उनको देखा कि कैसे लगते हैं, दोबारा देखो। और जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो वापस फिर सिर झुक गया मेरा। और इतने में पूछ लिया, कोई घर की जिम्मेवारी तो नहीं है? मैंने कहा घर की बात आप रहने दो। और कहाँ तक पढ़े हो? बता दिया कहाँ तक पढ़ा हो। अच्छा, तो तुम्हें नाम देते हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति, और ये माँ आनंद मधु हैं। कल इनकी कीर्तन मंडली देश में भ्रमण के लिए जाएगी, उस मंडली में शामिल हो जाओ। और 3-4 हफ्ते के भीतर माउंट आबू में कैंप है 10 दिन का, और फिर उसमें हम मिलेंगे। और थोड़ी सी और बातें हुई तो खूब मस्ती आ गई, सब बदल गया। जैसे मैं घर का सदस्य हो गया हूँ, उस परिवार का सदस्य हो गया। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आया उस बिल्डिंग से, और देखा कि पूरा बम्बई नाच रहा है। वो गणपति बापा मोरया, पूरा बम्बई विसर्जन के मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा है, और मैं भी उनके साथ मिलकर नाचा, जो कि मुझे मेरे गणपति मिल गए थे। मैं तो जीवंत गणपति को मिल के आ रहा था। तो मस्ती से नाचा मैं। और फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस्ड कि ये डांस क्या होता है, कीर्तन क्या होता है। क्योंकि जो भीतर जो उमंग है, तरंग है, अगर वो नहीं है तो कीर्तन कुछ नहीं होता। तो वो जो मुझे तो एक इतना प्रसाद मिल गया था जिसको मैं समा नहीं पा रहा था अपने भीतर। फिर हाँ, कीर्तन चलता ही रहा। सब तक चल ही रहा है। हाँ। स्वामी जी 50 साल हो गए इस एसोसिएशन को। Yes. कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग कोई गुरु के शरण में गए, उसके बाद कभी ये भी लगता है कि गलती हो गई जिंदगी में, अरे वापस चले जाएं, क्या करें। 50 साल में आपका अनुभव ओशो के साथ कैसा रहा, जब वो शरीर में थे और उसके बाद? मेरा तो उसी क्षण ही समर्पण हो गया। और वो समर्पण ऐसा नहीं है कि आप विदड्रॉ कर सकते हैं उसको। समर्पण हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन वो तो पहली झलक में ही ये गठबंधन बन गया, जो मेरे ख्याल जन्मों जन्मों तक चलने वाला है। अगर मेरे और भी जन्म होंगे तो यही इसी में ही रहूँगा मैं। ओशो के जीवन में इतनी कंट्रोवर्सीज, वो ज्यादातर मुझे लगा कंट्रोवर्सीज से ही ज्यादा घिरे रहे स्वामी जी। से ये कंट्रोवर्सीज हमेशा ओशो के साथ जुड़ी रही। खासकर अब ये वाइल्ड कंट्री, ये डॉक्यूमेंट्री आ गई, इतने लोग ओशो पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने जो देखा है वो फिल्म वाले जो बनाते हैं अक्सर, वो बेचने के लिए फिल्म बनाते हैं। और जो सबसे लोएस्ट लेवल के जो बुद्धि वाले लोग होते हैं, उन तक भी उनकी फिल्म की बिक्री हो, फिल्म चले, फिल्म पैसा लाए, उसका ध्यान रख के बनाते हैं। सेक्स के नाम पर चीज़ें बिकती हैं, और वो ऐसे दृश्य जुटा लेते हैं या घड़ लेते हैं जो बिकने लायक हों। तो उसके कारण उनकी बिक्री होती है। सारे विज्ञापन, सारी फिल्में कहीं ना कहीं सेक्स के आसपास जीवन दृष्टि रखती हैं कि ये लाएंगे तो बिकेगा। नहीं तो आपको टूथपेस्ट बेचना हो कि आपको किसी सुंदर लड़की को लाओगे, वो ये विज्ञापन का मनोविज्ञान है, और वो उसमें बंधे हैं। वो जैसे सबसे पहले एक बार खुशवंत सिंह ने अपने जर्नलिस्ट को भेजा, योग जॉय को, कि जाओ वहाँ कुछ सेक्स के फोटोग्राफी करके आओ। योग जॉय उस समय बहुत फेमस फोटोग्राफर थे, क्योंकि रघु राय भी उनके शिष्य थे। तो उनको भेजा, और उन्होंने फिर फ़ोन किया खुशवंत सिंह को कि यहाँ सेक्स का कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ से फ़ोटो लाऊं मैं। तो खुशवंत सिंह ने सोचा कि ये पता नहीं डर गया है, क्या हुआ है। वो खुद आए और उनको भी कुछ नहीं दिखा, तब से वो भी भक्त हो गए। तो ये जो भ्रांतियाँ होती हैं ये फैलाई जाती हैं, और ओशो ने इसका बहुत उपयोग किया है। ओशो ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, जब मैंने पूछा था कि ये जो उल जलूल बातें आपके संबंध में चलती हैं, इनको रोकने के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि ये तो बड़ा विवाद पैदा कर रही हैं। ओशो ने कहा, नहीं, पागल हो गए हो, इसको रोकना क्यों, इसको तो बढ़ाना है। उसी कारण लोग मेरे पास चले आते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो मेरे प्रेम में पड़ जाते हैं। ओशो ने सिर्फ कहा कि तुम
अपनी ऊर्जाओं का स्वीकार करो, उनसे लड़ो मत, और स्वीकार करने से ही ऊर्जा रूपांतरित होती है। तुम जिस तल पर जीते हो उससे उलझो मत, बी फ्रेंड दैट, उससे मैत्री भाव साधो। ये तुम्हारी ही ऊर्जा है, तुम ही उसी ऊर्जा से जन्मे हो, तो इस ऊर्जा से लड़ना क्यों? व्यर्थ अपनी शक्ति मत गंवाओ। इस ऊर्जा को समझो और समझने में ही रूपांतरण हो जाता है। स्वामी जी, आपको लगता है कि ओशो जब शरीर में थे और आज, तो काफी वक्त बीत गया, लेकिन आज भी इतने सन्यासी, इतने लोग आते हैं, कैंप्स हो रहे हैं, क्या चीज है जो अभी भी लोगों को खींचती है, जबकि और गुरु हैं अभी जो शरीर में है? जब ओशो जैसा बुद्ध पुरुष कोई अवतरित होता है तो उसकी ऊर्जा उसके देह छोड़ने के बाद समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि और उपलब्ध हो जाती है, चारों ओर व्याप्त हो जाती है। और ओशो ने स्वयं कहा है कि आई विल बी हियर, वेयर शैल आई गो? इन पेड़ों में, इन हवाओं में मैं होऊंगा, और जो भी ग्राहक है, जो भी रिसेप्टिव है, हृदय से खुला है, वो मेरी ऊर्जा को उपलब्ध कर सकेगा। मैं ज़्यादा उपलब्ध होऊंगा। उन्होंने कहा कि इस देह से मुक्त होकर मैं ज़्यादा उपलब्ध होऊंगा, और वो उपलब्ध हैं। इसलिए जो इतना युवा वर्ग है वो उनको वीडियो देखता है, उनके प्रवचन सुनता है, किताबें पढ़ता है, और वो अभिभूत हो जाता है एकदम, और ओशो उनको पकड़ लेते हैं। और जब मैं भी पकड़ा गया था तब ओशो तो हजारों मील दूर बैठे थे, किताब पढ़ी थी, और उनका अखबार में या उनका कहीं पुस्तक में लगा हुआ चित्र देखकर ही उनसे प्राण जुड़ जाते थे। उनकी जो आंखें हैं, उनमें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो आज भी सक्रिय है। जिस चीज़ के पीछे मास्टर की अपनी ऊर्जा होती है वो चीज़ तुम पर काम करती है। अभी उनकी ऊर्जा कहीं पूरी तरह अस्तित्व में समाप्त नहीं हो गई है, बनी रहेगी। और किसी भी बुद्ध पुरुष की ऊर्जा 500 साल तक तो बनी ही रहती है, फिर नया कोई बुद्ध पुरुष आता है। और ओशो तो ऐसे हैं कि उन्होंने कहा कि 2500 वर्ष के बाद धर्म चक्र परिवर्तन होता है, एक पूरा युग ही बदल जाता है। इसलिए ओशो एक युग पुरुष हैं। कई बार कुछ लोगों को ये भी मानना है कि क्या ज़रूरत थी अमेरिका जाने की, क्या ज़रूरत थी इतने विदेशी सन्यासियों के चक्कर में पड़ने की, हिंदुस्तान में रहते तो शायद और लंबा जी पाते। मतलब बहुत लोगों के मैंने ये सवाल सुना कि क्या ज़रूरत थी ओशो को अमेरिका जाने की। पहली ज़रूरत तो थी उनके शरीर की जो उस समय स्थिति थी, उनको इलाज की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि ये अस्तित्वगत बहाना है कि वहाँ पहुँचना तय था ओशो का, क्योंकि पूना के 6 एकड़ एरिया में पूरा जगत समा नहीं पा रहा था, तो उनको बड़ा दायरा चाहिए था, बड़ी स्टेज चाहिए जहाँ पूरा विश्व आकर्षित हो सके। और वो जो 126 स्क्वायर माइल जगह ली गई, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, और 4 साल में पूरी दुनिया उनके संबंध में जान गई। और वो कहिए कि वो जो जगह थी सैन फ्रांसिस्को से 3 गुना बड़ी जगह थी, इतनी बड़ी जगह थी। और फिर वहाँ उनकी रोल्स रॉयस का होना करीब 100 के आसपास। उससे और विवाद तो बढ़े, लेकिन कुछ मनुष्यता की मानसिकता ऐसी है कि वो जब तक भौतिक चीज़ों को नहीं देखती तब तक आकर्षित नहीं होती। ओशो ने कभी विज्ञापन पर खर्च नहीं किया, एक पैसा भी नहीं किया, पर रोल्स रॉयस आई तो अपने आप ही विज्ञापन हो गया। भारत में भी यही हुआ था कि देश के प्रमुख पेपरों ने कभी ध्यान की कोई खबर ही नहीं दी थी। ओशो ने एक सबसे बढ़िया गाड़ी खरीदी भारत में, जिसकी बिडिंग हुई थी, हेमा मालिनी नहीं खरीद पाई और ओशो के पास आ गई गाड़ी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, सब ने न्यूज़ दिया। तो ओशो ने कहा कि मैं हजारों लोगों को ध्यान करवाता हूँ, उसकी कोई खबर नहीं होती। इतने जीवन रूपांतरित हो रहे हैं, कोई खबर नहीं होती। लेकिन एक गाड़ी क्या आई, सारी चर्चा हो गई। तो ओशो इस मनोविज्ञान को भली भांति समझते थे कि अमेरिका तो मटेरियलिस्टिक, भौतिकता के शिखर पर रहता है। तो जब उनके प्रेसिडेंट के पास इतनी गाड़ी नहीं होंगी
और मेरे पास गाड़ी होगी तो अपने आप ही न्यूज़ बनता रहेगा, और न्यूज़ बनता रहा। तो ओशो को बिना खर्च किए न्यूज़ मिला, सारी दुनिया में मिला, आज तक मिल रहा है। तो ओशो जैसा मनोविज्ञान को उपयोग करने वाला व्यक्ति तो आज तक हुआ ही नहीं है, और सारे उनसे सूत्र सीखते हैं। स्वामी जी, आपको लगता है आजकल जिस तरह के विवाद हर समय हम खबरों में देखते हैं, चाहे वो धर्म को लेकर झगड़े हों या युवाओं में नशा जो बढ़ रहा है लगातार, आपको लगता है ओशो की ज़रूरत आज के समाज को कहीं ज़्यादा है बजाय उस वक्त के जब वो थे? हाँ, ओशो ने इस संबंध में कहा है कि मैं अब 1000 मुखों से बोलूँगा, एक नहीं। मैं अकेला कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कहाँ तक मेरी बात पहुँच सकती है। मैं तुम सबका उपयोग करूँगा। जिन लोगों ने भी मुझे प्रेम किया है उनका उपयोग करूँगा, उन पर सवार हो जाऊँगा मैं। अब मेरा कम्यून एक स्थान पर नहीं है, जहाँ भी मेरा प्रेमी है पूरी दुनिया में, वहाँ एक तरह से मेरा कम्यून ही है। और ओशो ने तो इतना आश्वासन व्यक्त किया है कि अगर किसी एक गांव में मेरा एक सन्यासी भी है तो पूरे गांव की हवा को बदल सकता है। तो उस संबंध में कोई हिचकिचाने की बात नहीं है, संकोच की बात नहीं है। सन्यासी अगर इस भाव से भर के ओशो को शेयर करते हैं, ओशो के मैसेज को ले जाते हैं, तो निश्चित ही रूपांतरण निरंतर चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। कभी आपको परेशानी होती कि अब जैसे वाइल्ड वाइल्ड कंट्री आई, अब हाल में शीला, जो माँ शीला ओशो के साथ थी, लेकिन उसके बाद इतना विवाद हुआ, उनको अचानक इंडियन मीडिया में बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, सुना है उनके ऊपर भी फिल्म बनेगी। आपको परेशान करती है ये बातें? बिल्कुल परेशान नहीं करती, क्योंकि उन्होंने पहले ही समझा दिया था कि ये जो इस तरह की चीज़ें आएंगी तो मेरा काम और होगा, नहीं तो एनर्जी डेड हो जाती है। नेगेटिव क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव। अगर ये झंझोड़ने वाली चीज़ नहीं आती, अगर ये विवादास्पद चीज़ नहीं आती, तो फिर सन्यासी सो जाते हैं। सन्यासी, हाँ सब ठीक तो चल रहा है, जब सब ठीक चल रहा होता है तो व्यक्ति सो ही जाता है। तो चुनौतियां तो आते रहना चाहिए, तभी हम जागृत रहते हैं, तभी हम कुछ उसका प्रति संवेदन कर पाते हैं। नहीं तो क्या, कुछ नहीं। ये तो नेगेटिव का ओशो ने भरपूर उपयोग किया और फ्यूचर में भी होता रहेगा। अपने उनके बैग में काफ़ी छोटे छोटे बम रखे हैं जो कभी न कभी निकलते रहेंगे, जो फूटते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे। एक और विवाद स्वामी जी जिसमें आप लोग काफ़ी व्यस्त भी रहते हैं, पुणे का जो आश्रम ओशो का है, उसकी ज़मीन को लेकर बहुत इस समय कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं, वो क्या है, थोड़ा सा अगर आप बताएं। ओशो ने जब शरीर छोड़ा उसके पहले ओशो ने कहा कि उस समय कोई धन की कमी नहीं थी, क्योंकि हम अमेरिका से आए थे और ओशो की उस समय 93 रोल्स रॉयस भी थी, इतनी बड़ी ज़मीन भी थी, बहुत प्लेन भी थे। वो सब पैसा कहीं तो था ना, तो उसका उपयोग करने के लिए ओशो ने कहा पूरा कोरेगांव पार्क को ही खरीद लो। तो विस्तार की दृष्टि दी थी ताकि फ्यूचर में जो ओशो के शिष्य आए, प्रेमी आए, उनके लिए जगह हो वहाँ पर ध्यान की, क्योंकि ये हमेशा से हमारा हेड क्वार्टर रहा है। ओशो भले चले गए थे अमेरिका, फिर लौट के उन्होंने वहीं आके शरीर छोड़ा और उसका एक्सपेंशन हुआ। लेकिन 2010 के बाद कुछ दृष्टि लोगों की लगता है बदल गई। उन्होंने सोचा कि ये संभाले नहीं संभलता है, बेचना शुरू कर दिया और चोरी छिपे बेचना शुरू कर दिया, जिसकी हमारे पूरे संन्यास संघ को पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है। और पॉलिटिशियंस भी बात करते होंगे कि हमें आपकी जगह खरीदनी है, और धर्मगुरु भी बात करते होंगे कि हमें आपकी ये प्राइम लोकेशन वाली जगह चाहिए, इतने पैसे ले लो। ये सब माइंड चल पड़ा लोगों का। और उसमें मैं देखता हूँ कि ये भारत में रहने वाले लोगों का हाथ नहीं है। विदेश में जिन्होंने ज़ूरिख में ओशो की सारी बौद्धिक संपदा को अपने कब्जे में कर लिया है, रजिस्टर करवा के। पूरे वर्ल्ड की जैसे ओशो की किताबें 65 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, 650 किताबें हैं ओशो की। उन सब का अगर वो कॉपीराइट ही अर्जित करें तो बहुत हो जाता है, और वो सब ज़ूरिख में करते हैं। भारत में तो आता नहीं है कुछ।
भारत इस जहाँ उनका हेडक्वार्टर रहा है और अभी भी है, वहाँ बैठकर वो धंधा ज़ूरिक से करते हैं। तो ये कैसे हम स्वीकार करें कि जो आश्रम के फलने फूलने के लिए, संघ की जगह को फलने फूलने के लिए उपयोग में आना चाहिए था, वो क्यों 2-4 लोग विदेश में बैठकर उसका उपयोग करते हैं। और यहाँ तक होता है कि जो सुंदर सुंदर कमरे बने हुए हैं आश्रम में, उनको वो किसी विदेशी मित्र को बेच देते हैं 2 करोड़ में, 3 करोड़ में, और पैसा विदेश में रख लेते हैं। तो ये तो इसलिए आश्रम विपन्न होता जा रहा है, और ओशो का आश्रम संपन्न होना चाहिए। सारी संपदा यहाँ आनी चाहिए। ओशो की लाइब्रेरी है, ओशो की समाधि है, ओशो ने 1,50,000 किताबें पढ़ी हैं, उन पर सिग्नेचर किए हैं, वो सब सिग्नेचर पेंटिंग बिकती हैं, उसके पैसे भी वो विदेश में कमाते हैं। तो ये जो वेस्टर्न मटीरियलिज्म ने कैप्चर कर लिया है ओशो की बौद्धिक संपदा को, वो रुकावट बन गई है ओशो के आश्रम के विकास में। तो इस देश के लोगों को जागना चाहिए और देखना चाहिए कि जो वट एवर बिलोंग्स हियर शुड बिलोंग हियर, शुड कम हियर, लेट द होल वर्ल्ड कम हियर। क्योंकि भारत वो भूमि है जहाँ ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण होता है, और भारत का अर्थ होता है जो प्रकाश की यात्रा में संलग्न है। भा यानी प्रकाश, रत यानी संलग्न, वो भारत है। उस भारत में ही सारा कुछ संभव है। तो अगर हम उसको नहीं बचाएंगे, उनकी संपदा को नहीं बचाएंगे यहाँ पर, तो कहाँ बचेगी वो। ओशो ने एक जगह कहा है कि भारत का जो भविष्य है वो मनुष्य की नियति है। अगर भारत बचा रहता है और उसकी जो आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक संपदा बची रहती है, तो वो मनुष्यता के काम की ही है। भारत का भविष्य मनुष्यता का भविष्य है। आपने 21 साल की उम्र में आप ओशो से मिले। आज के 21 साल का युवा जो कि बहुत तनाव में है, बहुत स्ट्रेस है, जैसे मैंने पहले भी कहा, एडिक्शंस भी हैं, मतलब लालच भी बढ़ गए हैं, महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। अगर आज के युवा को आप ओशो का एक संदेश बताना चाहेंगे, एक मैसेज ओशो का क्या है हमारे लिए? सार संक्षेप में कहें तो हमें ध्यान का ही प्रचार प्रसार करना है। युवाओं को, जैसे हम अपनी युवावस्था में ध्यान के आंदोलन से जुड़ गए, तो आज हमें कोई ड्रग, नशा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें एक बड़ा नशा मिल गया, परमात्मा का नशा, अपनी ऊर्जा के रूपांतरण का नशा, बुद्धत्व का नशा, सदगुरु के सानिध्य में होने का नशा। वो जब बड़े नशे मिल जाते हैं तो एक क्षुद्र नशे तो कुछ भी नहीं होते उसके आगे। तो मैंने तो अनुभव किया है कि मैं कभी कभी 21 दिन वहाँ डायनामिक मेडिटेशन जो नशा मुक्ति केंद्र में करवा के आया था, वो जो नशेड़ी लोग थे वही बदल गए। जब किरण बेदी उस सेंटर को चलाती थी वहाँ, तब हमने तिहाड़ जेल में भी ध्यान करवाया। अब हम जेलों में भी जाके ध्यान करवाते हैं। जो नशे से ग्रस्त लोग पकड़े गए होते हैं उनको हम सुधरने का अवसर देते हैं। एक सुंदर अवसर होता है वो। तो मैंने कई जेलों में जाके ध्यान भी करवाया है, और वो बदल जाते हैं लोग, क्योंकि वो गलत राह पर चले गए थे, क्योंकि उनके लिए विकल्प नहीं था। विकल्प हमें प्रस्तुत करना है, और ध्यान ही विकल्प है। चलिए, आखिर में स्वामी जी एक मैसेज आपका उन सबके लिए जो ओशो के बारे में कुछ नहीं जानते, ना उनको पढ़ा ना सुना, लेकिन बस जो उनके बारे में बातें सुन लेते हैं कि सेक्स गुरु, या मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ओशो संन्यास का क्या मतलब है, कोई पूजा पाठ करना है, कुछ करना है। तो आप अगर संक्षिप्त में ऐसे सब लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहें। एक तो हमें ये है कि ओशो के वाणी में, शब्दों में जादू है, ये रियलाइज करते हुए वो लोग उस दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ओशो को पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। अगर ओशो का एक प्रवचन भी सुन लेंगे ऑडियो पर, वीडियो पर, तो वो ओशो स्वयं ही अपना काम करते हैं। हम सिर्फ माध्यम बने ओशो की वाणी को निर्बाध रूप से लोगों तक पहुंचाने में। फिर ओशो अपना काम स्वयं कर लेते हैं, आपको बीच में से हट जाना होता है। फिर वो लोगों ने तो जैसे एक मूंगफली की दुकान पर मूंगफली खरीदते हुए, रेहड़ी से खरीदते हुए, एक कागज पर अगर ओशो का प्रवचन था तो वो उस शब्द पढ़े तो वो उसमें आ गए, ओशो में आ गए। वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ओशो स्वयं अपना काम करते रहेंगे। हम कोई मिशनरी नहीं हैं, लेकिन हम
हम एक एग्जाम्पल बन सकते हैं लोगों के सामने कि हाँ हमने ऐसा किया और हम यहाँ पहुँचे हैं। तो बेस्ट थिंग इज़ टू बिकम द एग्जाम्पल योरसेल्फ। तो सन्यासी जो हैं, जो ओशो से नव सन्यास में दीक्षित हुए हैं, उनका ये बनता है कि उनके सन्यास की सुवास सारी दुनिया में फैले, वही एक एग्जाम्पल बने। ओशो कहते हैं मैं अपने हज़ारों शिष्यों के माध्यम से काम करूंगा। तो ये समय है कि अब हम इस उत्तरदायित्व को लें और लोगों तक पहुंचाएं। नो रिग्रेट स्वामी जी इन लाइफ? नो, बिल्कुल नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। सुंदर जीवन का क्या पश्चाताप होगा। खुश है आप? बिल्कुल खुश है। थैंक यू सो मच स्वामी जी, हमसे बात करने के लिए।